सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, यू आर वाचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो सैयद अब्बास इराक़ची हैं उन्होंने एक ट्वीट की और ट्वीट करके बेसिकली एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया और उस पोस्ट में उन्होंने बताया कि एम्बार्किंग ऑन टाइमली टूर इस्लामाबाद, मस्कत एंड मॉस्को और पर्पस ऑफ माई विजिट इज़ क्लोजली कोऑर्डिनेट विद आवर पार्टनर्स बायलैटरल मैटर्स एंड कंसल्ट ऑन रीजनल डेवलपमेंट्स, आवर नेबर्स और प्रायोरिटी। नाज़रीन, अमरीका ईरान की जंग बंदी के लिए पाकिस्तान तो सरतोड़ कोशिशें कर रहा है। गुज़िश्ता मंगल को होने वाले मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर ताहाल तो शुरू नहीं हो सके, लेकिन आज बड़ी खबर उस वक्त सामने आई जब आज ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अलग अलग टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। और उसके बाद ये खबर सामने आई कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची आज पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। अब देखते ये हैं कि वो क्या प्रपोज़ल लेकर पाकिस्तान आते हैं, लेकिन 56 रोज़ से जारी आसाब शकन अमरीका ईरान जंग अब एक तबाह कुन माशी जंग में तब्दील हो चुकी है। मुज़ाकरात तातुल का शिकार हैं। आबनाए हुर्मुज़ की अगर बात की जाए तो उसकी नाकाबंदी अभी तक की जा रही है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि इजराइल और लबनान में जंग बंदी में मज़ीद 3 हफ्तों की तोसी हो गई है। सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता रोज़ ऐलान किया था कि हमारे पास ज़्यादा है, हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ईरान के पास वक्त कम है। और अब बात करते हैं ईरानी वफ़द की। जिन 3 ममालिक का ईरानी वफ़द दौरा कर रहा है उनमें सबसे पहले पाकिस्तान, जो कि एक अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है, उसके साथ रूस ईरान का अहम इत्तेहादी है, जबकि ओमान ने मुज़ाकरात के लिए पिछले दौर की मेज़बानी की थी। यहाँ पर एक अहम सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची एक ऐसे वक्त में जब मुज़ाकरात तातुल का शिकार है तो इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को का दौरा क्यों करने जा रहे हैं। इस हवाले से 3 अहम सवालात हैं जो आज की बहस का मौजू भी होंगे। अगर जिक्र करें तो पहला सवाल, क्या यूरेनियम की दूसरे मुल्क मुंतकली और आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर इत्तेहादियों के साथ साथ पाकिस्तान को एतमाद में लेना है। दूसरा सवाल ये भी गर्दिश कर रहा है कि क्या ईरान को ज़मानतें दरकार हैं ताकि अमेरिका दोबारा हमला ना करें, तो क्या इस वजह से मॉस्को का दौरा किया जा रहा है, या फिर पूरी जो यूरेनियम की दूसरे मुल्क मुंतकली का मामला ज़ेर बहस होगा। नाज़रीन, याद रहे कि रूस से 60% यूरेनियम अपने पास रखने के लिए दिलचस्पी का इजहार कर चुका है। और आखिर में क्या ओमान की दौरे की वजूहात हुर्मुज़ पर टैक्स के मामले को उठाना होगा, क्योंकि आबनाए हुर्मुज़ की एक सरहद ईरान जबकि दूसरी ओमान से जा मिलती है, ताकि मुश्तरका कंट्रोल संभाला जाए और टैक्स का निज़ाम वज़ा किया जाए। ये वो चीज़ें हैं जो आज हम अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और लोगों से उनका एनालिसिस लेंगे। हमारे साथ सब मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। प्लेजर। हमें ज्वाइन किया अनस मलिक ने, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हम उनसे अहवाल भी जानेंगे और उनका उस पर जो भी अपडेट्स हैं उनसे भी लेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, आपके भी शामिल होने का प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा दोनों की इजाज़त से अनस मलिक से पहले ज़रा थोड़ा सा अहवाल जान लूँ। अस्सलाम वालेकुम अनस, कैन यू हियर मी? बिल्कुल। अच्छा अनस, अब मुझे ज़रा बताइएगा कि क्या प्लान कुछ शेयर किया गया है हुकूमती सतह पर, एग्जैक्टली कितने बजे तक ईरान का ये जो मुख्तसर सा वक्त है ये यहाँ पर पहुँचेगा, और अब्बास इराक़ची तो हैं, और कौन कौन साथ होंगे? बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखें, अब से कुछ देर कबल तक तो ईरानी वक्त का जो दौरा था वो एक मुख्तसर दौरा बताया जा रहा था, लेकिन उसमें अब थोड़ी तब्दीली आई है प्रोग्राम में। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी ईरानी साइड से बात हुई, वो शायद ओवरनाइट रुक के और अपनी मीटिंग्स को यहाँ पे करें और उसके बाद वो प्रोसीड करेंगे। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर सैयद अब्बास इराक़ची, उनके साथ उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की लार्जली टीम है, और साथ में जो हिम्मती साहब जो उनके सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं वो भी उनके हमरा होंगे। अमानशी जो हेड ऑफ न्यूक्लियर नेगोशिएशन है वो भी उनके हमरा होंगे। ये डिटेल्स हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट साइड जो है उस मामले में पूरी तरह
फ्लाइट लिफ्ट है ये ईरानी साइड से हमें बताई जा रही है। ये दौरा जो है बड़ा सिग्निफिकेंट जैसे कहेंगे कि है या अपनी वो सिग्निफिकेंस इसकी है बिकॉज इट कम्स इन द बैकड्रॉप कि जब जहाँ पर बिल्कुल ही एक डेडलॉक आ गया था बातचीत के अंदर, अब वहाँ पर ईरानी साइड इस दौरे को एज ए बायलैटरल विजिट के तौर पे देखना चाह रही है, दो तरफा दौरे पे दिखाना चाह रही है। लेकिन इन द रन अप के जब अमेरिका और ईरान की दो तरफा या बराह रास्त जो है बातचीत का दूसरा राउंड जो है वो इसके एज अ प्रीलूड इस दौरे को देखा जा सकता है। अली साहबा, लेकिन अनस एक बात मुझे बताएं, ये चीज़ तो ईरानियन साइड ने कंफर्म कर दी कि वो विजिट कर रहे हैं, फिर मॉस्को का भी करेंगे, फिर मस्कत का भी करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ CNN ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने अपनी टीम का भी अनाउंस कर दिया कि इसमें जो है वो जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी पाकिस्तान पहुंचेंगे। क्या उनका कोई शेड्यूल भी जारी किया है और क्या आपके पास ऐसी भी कोई इन्फॉर्मेशन है कि इन लोगों की मुलाकात होगी? देखिए अभी तक तो कोई इत्तला मेरे पास ऐसी इस तरह की नहीं है। अमरीकी वक्त से मुतालिक तमागोइयाँ काफ़ी ज़्यादा हैं, रिपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन हतमी तौर पे दोनों साइड से फिलहाल हमें कंफर्म तौर पे नहीं बता सकते कि ये जो अमरीकी वक्त है वो कब आएगा और क्या आया कि वो ईरानी वक्त के साथ बैठेगा, इस ट्रिप में बैठेगा कि बाद में दूसरे राउंड ऑफ नेगोशिएशन में स्ट्रक्चर्ड तौर पे। मेरे ख्याल से ये कहना कुछ कबल वक्त होगा। लेकिन एक चीज़ जो नज़र आ रही है वो ये कि ईरानी वक्त का दौरा, क्योंकि जब तक ईरानी वक्त यहाँ से चला जाएगा तब तक अगर स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर अभी भी निकलते हैं अमेरिका से तो वो उस वक्त तक नहीं पहुँच सकेंगे। तो लेकिन खारिज इम्कान उसको नहीं किया जा सकता, कहा जा सकता कि उनकी अगर मुलाकात तय है, लेकिन उसके चांसेस इस वक्त कम है। ठीक है, थैंक यू अनस। मैं अभी वापस आऊँगी आपकी तरफ, लेकिन ज़रा मैं डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब से गुफ्तगू करूँ। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, अब ये बताइएगा कि पहले जो एक एग्जैक्टली मैं उसको डेडलॉक भी नहीं कहूँगी, लेकिन बहरहाल काफ़ी टाइम हो गया था, सेकंड राउंड की तैयारी हो रही थी, बार बार उसको हम कह रहे थे कि आज नहीं कल हो जाएगा, कल नहीं परसों हो जाएगा। इस्लामाबाद ने तो बिल्कुल भी हथियार नहीं डाले थे, आपको पता है, पूरा इस्लामाबाद एक तरह से बंद किया हुआ था। अब ये जो खबर आई है कि वो आएंगे, लेकिन वो सेकेंड राउंड के तौर पे कंसीडर नहीं हो रहा, क्योंकि वो एक अपने जो उनके हमसाये ममालिक हैं उनके साथ उनका एक दौरा है जिसमें इस्लामाबाद भी है, जिसमें मॉस्को भी है, फिर जिसमें मस्कत भी है। क्या एजेंडा आपकी नज़र में हो सकता है? जी हाँ, मदू करने पर मशकूर। बेसिकली ये तो इशारे होते हैं डिप्लोमेटिक अरेना में, और क्योंकि उन्होंने एक स्टैंड ले लिया था, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिस पर वो मुतज़लज़ल नहीं होना चाहते थे। हालांकि डिप्लोमेसी में चीज़ों को कुछ ओपन भी रखना चाहिए, कोई ओपन डोर्स भी रखने चाहिए, कुछ भी होनी चाहिए। तो ईरान वैसे तो जहाँ तक एनरिचमेंट का ताल्लुक है उसमें तो फ्लेक्सिबल था, इसमें ब्लॉकेट के मामले में बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी उसकी नहीं थी, और लेबनान के मामले में इसमें मैं आता हूँ बारी बारी। लेकिन ये जो दौरा है, ट्राइलेटरल दौरा सामने इसको जो पेश किया गया है, इसमें यकीनन उस वो एजेंडे में वो पॉइंट्स भी होंगे, लेकिन महवर इस दौरे का जो मालूम होता है, और भी मालूम क्या बल्कि साफ जाहिर होता है कि महवर इसका यही है कि पाकिस्तान में आया जाए, और महवर इसका यही है कि जो इस वक्त तसलसल है पाकिस्तान की मीडिएशन का, उस तसलसल में पाकिस्तान जो बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहा है, जिसमें मिलिट्री डिप्लोमेसी पेश है इस वक्त ईरान के हवाले से, खास तौर पर वक्त है ही मिलिट्री डिप्लोमेसी जो कि कारगर साबित हो रही है। और उसकी वजूहात हैं क्योंकि मिलिट्री डिप्लोमेसी के लिए जो मुहर्रिक है मिलिट्री डिप्लोमेसी का इस वक्त, उसका नाम है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, जिसको कि इतना तजर्बा है, जो पिछली कलीदी पोजीशंस में इंटेलिजेंस के, जो मिलिट्री और ISI के, उसकी वजह से उनके पासदारान के साथ और उनके अकाबरीन के साथ ईरान के बहुत गहरे ताल्लुकात, प्रोफेशनल ताल्लुकात हो जाते हैं, और जिसकी वजह से उन्हें एक आसानी है, एक सहूलत है कि जिस वक्त चाहें टेलीफोन उठाएं, ज़्यादातर कलीदी अफराद से वहाँ बात करने, रहबर तक बात पहुँचाने, रहबर से बात वापस कुछ उस पर इशारे ले लें। तो इन तमाम चीज़ों को अभी अगर मंतकी तौर पर इसका तकाबली जायजा लिया जाए तो क्या रिजल्ट निकलता है कि हमारी मीडिएशन ने यकीनन एक अच्छी सहूलतकारी की, जिसकी वजह से इराकी साहब, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी ना सुबह तक कि कोई ऐसा डेलीगेशन आएगा, ये सिलसिला, इसमें यही बैक चैनल डिप्लोमेसी की खूबसूरती है, अगर सही अंदाज में जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है तो इस तरह वो आ रहे हैं। अब रहा सवाल कि इसमें आपने 3 सवाल उठाए कि क्या वो ओमान में हॉर्मुज़ के फ्रेमवर्क बनाने के लिए आ रहे हैं, वो एक मामला है, लेकिन वो इस वक्त इतना बड़ा मामला नहीं था। रशिया का मामला, रशिया पहले भी उसने फैसिलिटेट किया था यूरेनियम के हवाले से, उस पर अगले राउंड में आप कहेंगी, अभी कहेंगी मैं तबसरा कर दूंगा, लेकिन पहले इस बात को मुकम्मल कर लेते हैं, पाए तकमील तक पहुँचा
लेते हैं इस गुफ्तगू को, और वो अगले मैं 1 मिनट इसमें लूंगा 1.5 मिनट। उसमें बेसिकली वो आए हैं, ये एक डिप्लोमेटिक रिस्पेक्टफुल एक अवर्चर है जिसके तहत इंडिया उन्होंने दिया कि हम तो अपना एक ट्राइलेटरल दौरे पे जा रहे थे, हमें इतला मिली कि जी वहाँ से इस हमारे मीडिएटर्स ने कहा कि आप आई हैं आप, तो ठीक है, वहाँ से वो भी उनकी पार्टी भी चल पड़ी है। तो लेट्स हैव सम टॉक बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन दैट मच ऑफ होमवर्क। अब इसमें दूसरा अगला सवाल जो आप के जहन में और मेरे जहन में और आपके नाज़रीन के जहन में होगा वो ये कि पिछली दफ़ा तो जेडी वैंस आए थे, अगर इस दफ़ा तो उन्होंने सिर्फ जेरी कुशनर और उनका और उनकी टीम जो है विटकॉफ और उनकी टीम के बारे में बात की है। वाज़ेह है कि 100 के करीब अमेरिकन एडवांस टीम ऑलरेडी इधर मौजूद है। 7 से लेके 10 तक कार्गो प्लेन इधर मौजूद है, उनकी भी नियत थी। अब रहा सवाल कि जेडी वैंस क्यों नहीं आए, वहाँ से बाकर कालिबाफ साहब क्यों नहीं आए? इसलिए कि क्योंकि वो नहीं आए, उन्होंने एक हार्ड स्टैंड लिया हुआ है, वो एक सेकंड लेयर में उन्होंने रखा हुआ है, वो आके पहले देखना चाहते हैं कि भाई अभी मिजाज कैसा है, जनाबे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो उनके एलची आ रहे हैं किस मिजाज के साथ आ रहे हैं, वो असेसमेंट होगी, कोई बात आगे थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो फिर जेडी वैंस भी आएंगे और वो भी आएंगे दूसरे उसमें दौर में। लेकिन ये कितने सेशन होते हैं इस वक्त कहना नामुमकिन है, लेकिन ये राहें हमवार हो गई हैं इस दफा, राय हमवार हो गई हैं डेफिनेटली। लेकिन असल में ब्रिगेडियर साहब ये फरमाएगा कि जो पिछली सेकेंड राउंड नहीं हो सका उसमें ईरान का कहना ये था कि जी पहले नेवल जो ब्लॉकेड है वो ख़त्म किया जाए फिर हम आएंगे, तो वो तो ब्लॉकेड तो अभी भी है वो, लेकिन बहरहाल आ रहे हैं। अब उनका आने का मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, जिस तरह से जमील साहब भी फरमा रहे हैं। दूसरी तरफ CNN ये रिपोर्ट कर रहा है और अब वाइट हाउस ने भी इसको कंफर्म किया है कि जी उनका जो वफ्द है वो सैटरडे मॉर्निंग पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। तो एक तरफ तो ईरान उनका कहना ये कि हम तो जो है वो ट्राइलेटरल दौरे पे जा रहे हैं जिसमें 3 ममालिक का उन्होंने जिक्र कर दिया, वहाँ से अमेरिकन टीम भी आ रही है, तो क्या हम इसको बाकायदा तौर पर सेकेंड राउंड कंसिडर करें? देखिए बात यह है कि जो पहले दौरा था वो ज़्यादा पोस्टपोन हो गया बिकॉज ऑफ डेडलॉक की, जो उन्होंने नेवल ब्लॉकेट कर दिया और उसके बाद ईरान ने कहा जब तक नेवल ब्लॉकेट ख़त्म नहीं होगा विल टॉक टू इट। लेकिन आप ये देख लें कि ये 4 दिन जो लगे हैं, स्टेलमेंट का पीरियड था, इसमें बहुत ज़्यादा सफारतकारी हुई होगी। इसमें फील्ड मार्शल ने, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने, डेफिनेटली ईरानी लीडरशिप से, फिर फील्ड मार्शल ने प्रेसिडेंट ट्रंप से, उसके बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट से डिटेल में बात की, उन दोनों के नुक्ता नज़र बताए होंगे, अपना मशवरा जो एक जेन्युइन सिंसियरली होता है वो बताया होगा, फिर डिस्कशन होगी एंड देन फाइनली कहीं जाके इन 4 दिनों में इसका फ़ायदा थ्रोट उठाया होगा। ये नहीं है कि 3-4 दिन छोड़ दिए होंगे, ठीक है अब कहते रहो, पूरी सफारतकार होगी। उस नतीजे में ये आया, आपने देखा होगा कल या परसों ट्रंप ने कहा था कि फ्राइडे से हो सकता है कि हमारे मुज़ाकरात स्टार्ट। एग्जैक्टली तो ये उसी की अब आप देखें कड़ी है कि उससे आगे स्टार्ट हुआ है। तो दैट मीन तो बिल्कुल प्लान यही किया था ईरान ने कि दे विल गो फ्रॉम हियर टू ओमान, पाकिस्तान, ओमान एंड रशिया। लेकिन जब अब ये इसके साथ प्लान हो गया कि वो वहाँ से जेरेड कुशनर भी आ रहे हैं और स्टीव विटकॉफ भी आ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि नाउ ही माइट स्टे हियर, जो आई हैव नो आइडिया, बट लगता है इसी का फिर नो पर्पस कि अगर वो आए और ये यहाँ से चले जाए, व्हाट इज द पर्पस एग्जैक्टली। अच्छा सॉरी ब्रिगेडियर साहब, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन मैं इसमें सिर्फ ये ऐड कर दूँ कि वाइट हाउस ने ये भी बयान जारी किया है कि ईरान ने दरख्वास्त की थी कि हम बिलमुशाफा मुलाकात करना चाह रहे हैं, जिसके लिए कि अमरीकी वफ्द जो है वो पाकिस्तान सैटरडे मॉर्निंग रवाना होगा। लेकिन ये उनकी वही बात है कि आप ये देख लें पोस्टरिंग, परफेक्ट एक्टर्स, ईरान, आई डोंट थिंक ईरान ने कहा होगा। ये हो सकता है कि दोनों की विलिंग तो ठीक है, और हर बात पे अमेरिका ईरान को कहता है ईरान चाह रहा है, ईरान ने हमें काम है सीज कर इतना का। तो बेहतर ये कि देखें एक माहौल अच्छा होना चाहिए, साझदार माहौल। जब भी आप डिस्कशन करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, यू नीड टू हैव अ वेरी कंडूसिव जो इन्वायरमेंट, जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स होने चाहिए, जिसमें बैठ के बच्चे माहौल में जब बैठते हैं फिर गिव एंड टेक भी हो जाता है, बट नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल इशूज के ऊपर। तो वो आज बेस्ट तो यही था कि अगर वो नेवल ब्लॉकेट वाले थे, ईरान जो था वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का ब्लॉकेट खत्म कर देता, तो इससे ये होता है कि बहुत गुडविल जेस्चर होता, लेकिन वो नहीं हुआ मेरे ख्याल में। अब लेकिन एक उन्होंने कर दिया कि 3 दिन के लिए लेबनान की
इसराइल की सीज फायर अनाउंस हो एग्जैक्टली, गई है। हाँ तो हाँ। दिस इज ऑल्सो वन पॉजिटिव थिंग जो ईरान में हो सकता है कि ईरान की ये कंडीशन हो, उन्होंने ये मान लिया है। तो अब अगर कल आते हैं, मेरे ख्याल में ये मीटिंग करके देन लगेगा कि ये अब पॉसिबल है। और लेट मी टेल यू, ये जो 3-4 दिन थे, इसमें काफी जहाँ डाइवर्जेंस होगी वहां पर ये कन्वर्जेंस भी हो गई होगी काफी ठीक। जगह पर। दैट इज व्हाई दे आर कमिंग। अगर इनकी डाइवर्जेंस ही होती और कन्वर्जेंस ना होती तो मैं आई डोंट थिंक दे वुड हैव कम। बिल्कुल जैसे वी शुड टेक इट एज अ पॉजिटिव। तो जब यहाँ बैठेंगे, बातचीत होगी, एंड देन उसके बाद में भी जमात से जेडी वैंस आते हैं और यहाँ से इनके स्पीकर आते हैं ईरान के, और देन दोबारा मान जाते हैं, नहीं दैट्स अ डिफरेंट थिंग। इट डिपेंड कि ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकंड राउंड है, प्रीलिमिनरी डिस्कशन है, इस रिजल्ट के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है। देखना यही है कि क्या ये फर्स्ट आ रहे हैं, क्या ये सेकंड राउंड में तब्दील होगा या नहीं होगा। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, 2-3 चीज़ें थी जिसमें जो पहला राउंड था उस पर किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे थे या कोई कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ था, कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया था। उसकी एक तो वजह उनका यूरेनियम प्रोग्राम था, यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम था, यूरेनियम एनरिचमेंट की बात थी, और दूसरा जो था वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की बात थी, जो नेवल ब्लॉकेड। अब ये दोनों भी अपनी जगह है। अब जो रशिया वाला मामला है कि रशिया इंटरेस्टेड है या रशिया रख सकता है, कि अमेरिका इस पर राज़ी होगा। प्लस अगर ओमान और ईरान का मुश्तरका कंट्रोल की कोई प्रपोजल या ऑफ़र होगी ईरान की, तो ये भी क्या अमेरिका के लिए काबिल कबूल होगी। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, इस पर भी दोनों शख्सियात का तज्जिया जानेंगे। जिन्हें से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से कबल कुछ सवाल छोड़ के गए थे कि बेसिकली अगर किन मामलात पर किस किस हद तक आगे बढ़ेंगे दोनों फरीक। लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो मेरे जहन में आ रहा था। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ट्रायलेटरल ये विज़िट था ईरान, अब्बास इराक़ची साहब ने ये अनाउंस किया कि हम इस्लामाबाद आएंगे, मुख्तसर दौरा, फिर हम आगे चले जाएंगे, यानी मस्कत जाएंगे और मॉस्को जाएंगे। बट द क्वेश्चन इज़ कि फौरी तौर पर इसको मेरे ख्याल एक गुड अपॉर्चुनिटी के तरह से लिया ट्रंप ने, वाइट हाउस ने। उन्होंने कहा कि जी हम भी अपना वक्त भेज रहे हैं मुलाकात। तो ये मुलाकात किस तरह से होगी? अगर ये मुख्तसर दौरे पर आ रहे थे और वो उनको आने में अगर वो फौरी फ़्लाइट लेते हैं, मिनिमम जो 16 to 18 आवर्स तो तब भी लगते हैं, और अगर वो कल सुबह रवाना होंगे तो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा है या वाकई जो प्रेसिडेंट ट्रंप है वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है इस वक्त फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए? नहीं, ये मीडिएटर्स की तरफ से राहें हमवार की गई हैं, दोनों डेस्परेट हैं दरअसल। अच्छा। और उसके मैं दलाइल आपको देता हूं कि दोनों डेस्परेट क्यों हैं। पहली बात यह है कि अमेरिका में ख़ासतौर पर रिपब्लिकन जितनी प्रेशर में आ गई है, और रिपब्लिकन के सरबराह वो ज़ाहिर है सरबराह हैं, तो उन पर सबसे ज़्यादा प्रेशर है। और प्रेशर की चीज़ क्या है? महंगाई, सख्त महंगाई, लोगों की चीखें निकल गई हैं अमेरिका में, पूरी दुनिया में, लेकिन अमेरिका में भी जहाँ के लोग आ गए थे वहाँ जुलूस जलसे निकालने की हद तक, और 3,300 मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस जलसे निकलते रहे, और जिसकी वजह से बड़ी एक खलबली मच गई पूरे कांग्रेस मेंबर्स में और सेनेटर्स में। तो एक तो ये वजह। दूसरी चीज़ ये उसकी रही कि दुनिया पूरी परेशान है इस मामले से। और तीसरी बात यह है कि वो कब तक मुतहम्मल हो सकते हैं कि डेली कोई 1 से 1.5 बिलियन डॉलर खर्च करें, और दूसरे जो उनके अमेरिकन सोल्जर्स हैं दे विल गेट ओवर फटीग अगर इस तरह उनको डिप्लॉयमेंट और इस तरह किया गया। तो 3 बातें हो गई। और चौथी बात यह है कि 14 और 15 तारीख को नेक्स्ट महीने, अगले महीने उन्होंने चाइना जाना है। चाइना जाने से पहले ये तलखियाँ और तुर्शियाँ कुछ थोड़ी सी दूर करके जानी है, ताकि जो उनके अहदाफ हैं चाइना में जाके वो अपने हासिल करने के लिए, माशी अहदाफ, जियो पोलिटिकल, स्पेस, बाकी सारी चीज़ें, तो वो उसको हासिल कर सकें, एक अच्छे माहौल में चाइना के पास जाएं वहाँ क्यों। और आखिरी बात ये नफ्सियात डोनाल्ड ट्रंप की, और हम भी बिल्कुल इस पर बड़े खुश हैं, और हम भी कहते हैं कि जी आपने बिल्कुल 15 लाख, और हकीकत में 15 लाख से क्या ज़्यादा जानें बचाई ये जंग बंदी करा के, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं। और वो किस तरह? क्योंकि 2 न्यूक्लियर कंट्री के दरमियान जंग रुकवाना, जो कि एक थ्रेश होल्ड पर तकरीबन आ चुके थे, तो ये बात दुरुस्त है। 8 जंगों का वो खुद क्लेम करते हैं, हम मान लेते हैं, और हकीकत है कि उन्होंने काफ़ी जंगें किसी न किसी तरीके से, ये जंग छिड़ा भी खुद, और अगर उसको रुकवा देते हैं तो देयर इज़ नो हार्म, ये सिरा भी उनके सर पे चला जाएगा। तो ये 3-4 मुहर्रिकात हैं, कोई एक मुहर्रिक नहीं होता है किसी मामले में, ये इसमें मुख्तलिफ मुहर्रिकात होते हैं। इन तमाम का मैंने सोचा कि आपको एक
मजमुआ बना के आपके नाज़रीन के लिए बिल्कुल पेश ठीक है कर सर। दूं। मैं तो ये जी फर्दर मैं आपके पास आऊँगी ब्रिगेडियर हारिस साहब। अब मामला यहाँ पर यह है कि आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जी ये बातें पहले से तय थी, एक दौरा होगा और उसके बाद अमेरिकन भी उसमें विटको भी आ जाएंगे, कुशनर को भी फौरी तौर पर भेज दिया जाएगा। चलें ये भी मामला अपनी जगह, नेवल ब्लॉकेड वो अभी तक कायम है। इसका मतलब ये है कि ईरान जो है वो अपनी उस अल्टीमेट डिमांड से पीछे हटा है, फ्लैक्सिबिलिटी शो की है। देखिए वो एक डिमांड से पीछे हटा, लेकिन तो दूसरी डिमांड जो 15-21 दिन का लेबनान का सीज फायर हो गया, वो भी तो एटलीस्ट एक गॉन वन, एक अगर उसने लूज किया तो एक गेन भी किया। तो वी शुड टेक कि ये पाकिस्तान में तो पाकिस्तान ने ये बात की होगी और पाकिस्तान फील्ड मार्शल देखिए ये 4 दिन जो है ना ये पूरी फुल डिप्लोमेसी चली है। और ये एक रात को पूरी रात, आपको पता है अमेरिका में दिन होता है, यहाँ रात होती है, तो हमारे फील्ड मार्शल रात को सारा वक्त यही काम कर रहे हैं। कभी अमेरिकन प्रेसिडेंट से, कभी उनके वाइस प्रेसिडेंट से, कभी उनके ईरानी लीडरशिप से, दोनों नुकसान एक दूसरे को पहुंचाते हैं, फिर उस पर जहाँ देखते हैं कुछ गुंजाइश बन रही है फिर बात करते हैं। इसी वजह से ये मीटिंग प्लान हुई और ये मीटिंग प्लान थी। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कल या परसों खुद कहा था कि फ्राइडे को हो सकते हैं, तो इसलिए ये कोई ऐसी नहीं बात है। और अभी भी ये है कि अगर कल आज आ रहे हैं पाकिस्तान के साथ मुलाकात होगी इनकी ईरानी लीडर की, फॉरेन मिनिस्टर की, और अगर थोड़ी सी भी नजर आती हैं चीज़ें जो पाकिस्तान को पहले अमेरिकन से डिस्कस करके पता चल रही होंगी, जरा सा भी मौका मिलता है तो फिर आई थिंक ही माइट स्टे फॉर अनदर डे और सो। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दिलचस्प बात ये मुझे तो लगता है कि अभी फौरी तौर पे जहाज़ में सवारी होगी और रवाना हो जाएंगे, क्योंकि व्हाइट हाउस ये कह रहे हैं कि कल वो पहुंच जाएंगे। मतलब वो कोई मौका ज़ाया करना नहीं चाह रहे। उन्होंने कहा ईरानी आ रहे हैं, हमने भी पहुंचना है। अगर वो कल कह रहे हैं कि कल वो पाकिस्तान पहुँच जाएंगे, कल मुज़ाकरात होंगे, 18 आवर्स की मिनिमम हम फ्लाइट लगा लें, इसका मतलब है वो तो बस स्टैंड बाय खड़े हुए थे कि जी वहाँ से कोई सिग्नल मिले और हम यहाँ से निकलें। नहीं, ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, इट इज नॉट लाइक दिस। एग्जैक्टली ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे तो नहीं होगा। ऑफ कोर्स ये होगा, अमेरिकन को भी पता होगा और ये डिसाइड होगा कि थोड़े से बिल को सकती है कि वो ही इज नॉट कमिंग ओनली फॉर डायलॉग टू पाकिस्तान, but he is going to Oman and he is going to Russia. And in the meantime there is some development जिसकी वजह से he has extended stay. There is so many diplomacy में डॉक्टर जमील साहब को ज्यादा पता होगा, तो इसलिए इसको मेरे ख्याल में because both side want, America wants more, let me tell you। और अमेरिका इस वक्त ईरान को स्टिमुलेट करने की कोशिश, इकोनॉमिक स्टिमुलेट कर रहे हैं। जब उनके आप नेवल ब्लॉकेट कर देंगे, ना उनके बंदरगाह से कोई जहाज जा सकता है ना आ सकता है, मीन्स कि उनकी इकोनॉमी को हर्ट करेंगे। जो ऑयल बेचते हैं, गैस बेचते हैं, वो उनके ऑयल टैंकर जो गुजरते हैं वो वहाँ से नहीं गुजर रहे हैं, बाकी तो गुजर रहे हैं। सही। बट ईरान कैन सस्टेन, स्टिल ईरान कैन सस्टेन। तो ये चीजें देखने के लिए अब वक्त ये है कि ईरान चाहता है, ईरान को बहुत महंगा पड़ रहा है और ईरान हैज फेल्ड to achieve their military objective, miserably failed। बिल्कुल दुरुस्त ब्रिगेडियर साहब, मैं ये चाह रही थी कि ज़रा आप इस पे भी थोड़ा सा रोशनी डालें कि बेसिकली जो मुमकिन बातचीत का सोल्यूशन की तरफ ये बढ़ सकते हैं। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस और दूसरा जो है वो यूरेनियम एनरिचमेंट यानी न्यूक्लियर प्रोग्राम। क्या अमेरिका इस पर राज़ी होगा कि रशिया को यूरेनियम दे दिया जाए, चाहे जितने साल के भी जो शिफ्टिंग की बात हो रही थी, या अमेरिका ओमान और ईरान के जॉइंट हैंडलिंग, ये जॉइंट कंट्रोल पर भी मुमकिन राजी होगा? नहीं, मेरे ख्याल में इस पर से राजी नहीं होगा। वो देखें, इशू ये है, एक तो यूरेनियम का ये 460 किलोग्राम यूरेनियम है, 60% जो है। अब 2-3 ऑप्शन है, या तो ईरान कहता है कि जी हम, अमेरिका के एक कहता है कि जी आप कोई भी यूरेनियम को एक्सपेंड नहीं करेंगे अंडरग्राउंड, सब सरफेस, आप ओपन लाएं, ओपन ग्राउंड में करें, ताकि वो आइए उसको प्रॉपर इंस्पेक्शन, आप 300 मीटर नीचे जाके वाई और डूइंग ऑल दिस। ईरान सेकंड, ईरान कहता है कि जी मैं उसकी ये व्हाट आई डू, इसके मुझे इंटरनेशनल एटॉमिक कमीशन के अंडर ऑब्जर्वेशन लिए हैं, प्रॉपर उनके हर वक्त मौजूद रहे, और मैं इसको डाउनग्रेड करके आई ब्रिंग इट टू 3.6 जो मुझे अलाउड है, और मैं अपने एटमी रिएक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी के लिए, एनर्जी के लिए, मेडिकल के लिए इसको इस्तेमाल करूँ। व्हाई शुड गिव समवन एल्स, और एल्स अगर नहीं होता देन ही से अमेरिका तो कभी भी नहीं देगा। तो इट इज चाइना, अगर रशिया की बात है, और इवन पाकिस्तान और किसी और मुल्क को जहाँ वो समझता है
कि सीवेज दोनों अमेरिका भी तैयार हो जाए, वहां पार कर देगा। दिस इज ये दो पहले देखिए, ईरान इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब। आप उनका बड़ा क्लियर पॉइंट है, मिराबर ने भी ये बात की। ठीक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात ये है कि सर सॉरी ब्रेक लेना है, माजर ब्रिगेडियर साहब ब्रेक लेना है, और ब्रेक के बाद मैं वापस आती हूँ। तो जो स्ट्रेट ऑफ जो मुमकिनात क्या हो सकती हैं और अमेरिका क्या इस चीज़ के लिए राज़ी होगा कि जॉइंट अगर जॉइंटली इसको डील करें या इसको सुपरवाइज करें, ऑपरेट करें ओमान और ईरान, क्या ये प्रपोजल अमेरिका के लिए काबिल कबूल होगा? डॉक्टर जमील अहमद खान साहब से जानेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और कुछ खबरें जो अभी तक सोशल मीडिया पे चल रही हैं, वाइट हाउस ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि कल सुबह जो यूएस डेलीगेशन है वो पाकिस्तान के लिए निकलेगा, जिसमें जेरेड कुशनर हैं और विटकॉफ हैं। ताहम जेडी वेंस जो हैं वो अभी वहीं पर रह के मामलात को देखेंगे कि मामलात क्या सिमत इख्तियार करते हैं, और फिर हो सकता है कि वो पाकिस्तान आएँ। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ईरानियन डेलीगेशन अगर आज रात यहाँ पर पहुँच जाता है तो मुमकिन तौर पर वो यहाँ पर अपना वज़ीर आज़म से मुलाकात करके, और इत्तलात है कि फील्ड मार्शल से भी मुलाकात करेगा, उसके बाद वो अपने मॉस्को और मस्कत का विज़िट भी कर ले और फिर वापस इस्लामाबाद आए। इन द मीन टाइम जो है वो अमेरिकन डेलीगेशन भी यहाँ पर पहुँच जाएगा। बहरहाल जो क्लैरिटी है वो तो वक्त के साथ साथ मज़ीद अनफोल्ड होगी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, अब ज़रा इस चीज़ों पर हम आते हैं। क्या आपको लगता है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला मामला है, और अगर ये प्रपोज़ल ईरान के पास है कि जॉइंटली तौर पर उसको कंट्रोल किया जाए ओमान और ईरान की तरफ से या मिलकर, तो क्या ये अमेरिका के लिए काबिल कबूल होगा? नहीं, मंतकी तरीका तो उसका, मंतकी हल और कानूनी हल तो उसका यही है। और वो मैं इसका जिक्र कर देता हूँ कि क्या कानूनी हल है उसका, कि यही दो ममालिक उनकी टेरिटोरियल सॉवरन टेरिटोरियल एरिया से वो गुजरता है। ईरान का की बिल्कुल ज़मीन से हरमुस लगा हुआ है 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर पर। इसी तरह ओमान के, तो उनकी, जैसा कि हम सारों को पता है कि यूनाइटेड नेशंस लॉज ऑफ हाई सीज में जो कंट्रीज़ की 12 किलोमीटर तक वो है, नॉटिकल माइल, वो है उनकी अपनी सॉवरन टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। 200 किलोमीटर माइल तक उनका है ये इकोनॉमिक जोन, और इकोनॉमिक जोन 200 मील से भी ज़्यादा हो जाता है अगर शेल्फ, यानी कि वो समुद्र की तह में अगर उनकी कंटिन्यूएशन है तो। खैर वो एक टेक्निकल सी चीज़ हो जाती है, लेकिन इसके लिए दिया हुआ है यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ हाई सीज में, उसका आर्टिकल 24 है, उसके तहत फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है टेरिटोरियल कंट्रीज जो हैं। तो इसकी ज़्यादा मैं निटी-ग्रिटी में नहीं जाता, लेकिन ये है कि इंटरनेशनल कानून मौजूद है कि जिन ममालिक के उसकी टेरिटोरियल हदूद से गुजरता है वो उसके लिए एक फ्रेमवर्क बना सकते हैं। उस फ्रेमवर्क में उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं जहाज़ों के साथ, जो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी न करते हुए, मतलब ऐसे कानून नहीं बना सकते दोनों कंट्री के जो इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी करें। दे हैव टू Iran and Oman, if they finally agree to really have a joint venture. And of course, I know I was an ambassador there, and I also, while I was in United Nations, I had the concurrent accreditation with Oman and Yemen. So मुझे उनकी relations का पता है, और रिलेशंस ये है कि उनके बड़े गहरे, सारे खलीजी ममालिक में ओमान के साथ ईरान के रिलेशंस हैं, तो रिलेशंस भी अच्छे हैं, एक कानून भी मौजूद है, इनको एक जॉइंट फ्रेमवर्क बन सकता है। तो ये मुझे इतना मुश्किल मामला नहीं मालूम होता है। मुश्किल मामला ये मालूम होता है कि अमेरिका की जिद है कि जिस पे कोई टॉल नहीं लिया जाएगा। जबकि ईरान कहता है टेकिंग टॉल। अच्छा मुझे सॉरी सर, एक बात और भी बताएं, ये जो ब्लॉकेट का मामला है तो इस पे अमेरिका राजी हो जाएगा कि इसको खत्म करे? अमेरिका इसको ख़त्म करने पर, वो जब ईरान ने भी तो उस पर आगे एक कंडीशन रखी है कि दूसरी तरफ से भी तो ख़त्म करें वो रॉकेट, तो वो ज़ाहिर है कंकरेंटली दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगर अगर तजिया किया जाए, मुनसिफाना तजिया किया जाए और बैलेंस तजिया किया जाए, तो सामने जवाब यही निकलता है, हल यही है। नहीं हल करेंगे इस मामले के तो फिर तो ये कामयाबी नहीं हो सकती डील। एक तरफ वो ब्लॉक लगाए बैठा रहे, दूसरी तरफ से पहले क्या हुआ, फील्ड मार्शल की वजह से, उनके मीडिएशन की वजह से उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया, उधर से उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो पासदारान ने कहा ठीक है फिर हम भी ब्लॉक कर देते हैं। तो ये सिलसिला, ये तो खैर बहरहाल ये इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, मुश्किल काम वो है जो आपने इससे पहले जिक्र किया
कि ये जो 450 किलोग्राम यूरेनियम है उसका क्या किया जाए। उसके लिए जो आपने पिछली दफ़ा जो तफसीलात सामने आई, जेडी वैंस ने जो बताया, उसके अलावा जो तफसीलात सामने आई और जो जून में और अभी फरवरी में जो उनकी होती रही है मीडिएशन इसी सिलसिले में ईरान की और यूएस की, अमेरिका की, तो उसमें जहां तक बात पहुंची थी कम से कम वहां से तो शुरू करेंगे। और वहां क्या बात पहुंची थी कि एनरिचमेंट जो 450 किलोमीटर की जो शुनीद ये थी कि वो राजी हो गए थे कि उसका एक फ्रेमवर्क बना लेते हैं। और अमेरिका ने कहा कि आईएई के अंडर में दे दें, उनका कि नहीं देते, इसलिए कि आईएई में ज्यादातर जो इंस्पेक्टर्स हैं, उनके अहदेदार हैं, वो अमेरिकन हैं, वो जासूसी करते हैं हमारी, उनके उसमें हम नहीं करेंगे। पहले भी उन्होंने ये किया और उन्होंने मिसाल दी उसकी कि जी जब आपने हम पर हमला करना था जून में, तो उस वक्त जो चीफ है आईएई का वो कहता है कि हाँ हमें शक है कि इनके पास शायद जौहरी वो बना रहे हो, तो कह रहे हैं कि ये तो आपके एजेंट है, तो हम ये नहीं करेंगे। तो इसलिए जो अगला फ्रेमवर्क रशिया का और पाकिस्तान का और ईरान का हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अब एक और चीज़, ईरान के हवाले से ये खबरें बहुत ज़्यादा आ रही थी कि जो उनके इंटरनल हार्ड लाइनर्स हैं वहाँ पर भी थोड़ी सी डिवाइड है बिटवीन द हार्ड लाइनर्स एंड द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जिसमें अब्बास इराक़ची साहब और दीगर थे। पासदाराना इनक़लाब किया, IRGC के हवाले से मैं बात कर रही हूँ। क्या ये बातें ठीक हैं, दुरुस्त थी, और अब क्या वहाँ पर इस बारे में कोई कंसेंसस हो गया, इसीलिए अब बात आगे बढ़ रही है? देखिए, हर मुल्क में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, पॉलिटिकल डिफरेंस होते हैं, बट आई डोंट थिंक इतना ज्यादा इशू है कि जिस तरह अमेरिका बना रहा है। अमेरिका बाय डिजाइन ये बातें निकालता है, जैसे 5th जनरेशन वॉर में यही होता है कि आप यू वांट कि गवर्नमेंट में डिस्ट्रस्ट डालें, अवाम में डिस्ट्रस्ट डालें कि जी हुकूमत के अंदर डिवाइड है, पाकिस्तान इनकलाब कुछ कहते हैं, हुकूमत कुछ कहती है, अवाम कुछ सोचते हैं, और यह जब इबाम आता है तो उससे वो बेनिफिट देते हैं, बिकॉज देन द विल ऑफ द फाइट ऑफ द नेशन जो है ना वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती है। दैट इज़ वाई ये बार बार प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि वो आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, हाउ वुड दे नो। और सेकंड ये कि अगर ओनली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है व्हेन यू आर डिस्कसिंग इवन इन योर ओन कंट्री आल्सो, पॉलिटिक्स के अंदर भी, तो आप जब ओपन डिस्कशन करते हैं तो प्लस माइनस सारे डिस्कस करते हैं, but then when you reach to a certain decision, then it holds good for everyone, and that is what has must have happened with Iran, कि different opinion होगा कि हमें यहाँ ब्लॉकेट करना चाहिए, यहाँ हमें स्टेट्स और रूम को खोल देना चाहिए, नहीं खोलना चाहिए, बट जब एक डिसीजन हो गया then everybody is the same good. I don't think उसके बाद कोई ऐसी गुंजाइश है कि इसको में शक होना चाहिए और ना वो अफोर्ड कर सकते हैं, इसलिए इसमें ऐसी कोई बात नहीं होगी। ठीक है। अब मैं आखिर में थोड़ा सा दो चीज़ें जिसमें मैं मुख्तसर चाहूँगी कि आप कोई ज़रा इसका भी एनालिसिस कर दें। जिस तरह से डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब ने भी बताया कि जो चाइना का विज़िट है ट्रम्प का अगले महीने, उससे पहले वो चाहते हैं कि ईरान का ये मामला रिजॉल्व कर दें, क्योंकि इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो उनके एजेंडा में रहें बजाय इसके कि ईरान के। आप इससे मुत्तफ़िक़ हैं? 100%. The point is when you go into China, you want to go with good mood, एक खैर सगाली का दौरा लेके जाएं, वहाँ जाके अच्छे हालात में अच्छे माहौल में बात करें। आपने अगर चाइना का ऑयल रोका हुआ है, गैस रोकी हुई है, उनके तमाम शिप रोके हुए हैं, you think China will welcome you the way they should be expecting? Not at all. तो इसलिए ये जंग भी मेरे ख्याल में हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा ये नहीं अब अफोर्ड कर सकते। वैसे भी विद इन अ वीक 7 डेज के अंदर ये उसके बाद कांग्रेस के अथॉरिटी होगी जंग करनी है, ट्रम्प ने ये नहीं करनी। इट्स ओनली 6-7 डेज। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपका भी और डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपका भी। बात यही कर रहे थे कि इसको मेरे ख्याल है अमेरिकन की जानिब से भी एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा गया है, लेकिन बहरहाल जाहिर सी बात है जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ चीज़ें कुछ पस पर्दा भी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, और उसी का शख्साना ये लगता है कि ईरानियंस यहाँ पर आ रहे हैं, वहाँ से US टीम भी यहाँ पर आएगी, और वो सेकेंड राउंड जो काफ़ी अरसे से तातुल का शिकार था वो होपफुली हो जाएगा। दोनों जिस तरह से प्रोग्राम में जिक्र किया गया कि दोनों इससे डेस्परेट हैं कि किसी तरह से जंग का खात्मा हो, लेकिन कोई अपने आप को थोड़ा सा पीछे भी रखने को तैयार नहीं है। विन विन सिचुएशन होगी, दोनों के लिए वक्त की ज़रूरत है, पूरी दुनिया की ये इस वक्त वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है ईरान जंग का खात्मा, और उम्मीद करते हैं कि जब ये सेकेंड राउंड होगा तो ये फाइनल राउंड होगा और किसी न किसी अग्रीमेंट पे परमानेंट जंग के खात्मे पर पहुँच जाएंगे। प्रोग्राम से दीजिए नादिर में से कोई इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।